आप भी इसी समस्या से परेशान हैं? मतलब आपके भी साथ ऐसा होता है कि मैथ के मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो तो आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, या फिर हमेशा ये होता है कि कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक जाता है? तो मेरे दोस्तों को, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये समस्या 90% बच्चों में हमेशा यही समस्या रहती है कि उनका या तो मैथ में मॉक टेस्ट नहीं बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते हैं, या हमेशा से कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ये प्रॉब्लम 90% बच्चों के साथ होती है। 10 से 15% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इन समस्याओं को ओवरकम करके सिलेक्शन ले पाते हैं। तो अब आपको वो कैसे करना है, कैसे आपको उन 10% बच्चों में अपने आप को शामिल करना है कि आपका सिलेक्शन भी एक बार में ही हो जाए, बहुत ध्यान से समझना है। तो इन सारी प्रॉब्लम जो ये है ना, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स में आपके पास अगर ये चीज़ें हैं, चारों चीज़ें, तो आप उन 10% बच्चों में आओगे। कैसे ये 10% का डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ, हालांकि ये 10% से भी कम का डेटा होता है सिलेक्शन रेट का। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 लाख वैकेंसी आई रेलवे की, 1 लाख वैकेंसी में जो फॉर्म पड़ते हैं वो लगभग 2 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं, और 2 करोड़ का लगभग ये 0.5% होता है 1 लाख। ठीक है, कितने परसेंट होता है? लगभग 0.5%। यानी कि सिलेक्शन का जो रेट होता है ना, वो लगभग, मैं आपको बोलूँ तो 10% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया कि 1 से 5% तक का ही सिलेक्शन रेट होता है। तो आपको अपने आप को 1 से 5% के उन बच्चों में जो कि सिलेक्शन लेते हैं कैसे लाना है, तो उन सभी के लिए समस्याओं का निदान है आपके पास ये। सबसे पहला काम, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स तो आनी होती है, और मैथ में अगर आप काम करते हैं तो क्या क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना है आपको कैलकुलेशन पे। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन पर किन चीज़ों पर काम करने से ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। दूसरा काम करना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पर। अगर आप किसी भी चैप्टर को, मैथ्स में किसी भी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा है, चैप्टर समानुपात और समानुपात, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है, तो आप आगे की चीज़ों को अगर कभी सॉल्व भी कर लेते हैं लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, और जब फंसोगे तो आप इन्हीं समस्याओं में आ जाओगे। तीसरी है थॉट प्रोसेस। आप सवालों को करने से पहले कैसे सोच पाते हो? मान लीजिए मैंने एक छोटा सा प्रश्न आपसे बोल दिया कि आपको ये संख्या का गुणा करना है 59 × 61। अब कई सारे बच्चों के तमाम अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने के, तो ये थॉट प्रोसेस पर काम करता है कि आप इस सवाल को कैसे देख रहे हो। कुछ लोगों को लगेगा बहुत कठिन है, कुछ लोगों को लगेगा बहुत सरल है। आप इसको सिंपली ऐसे देख सकते हो कि ये 60 - 1 लिखा है, ये 60 + 1 लिखा है, a + b a - b, यानी आंसर हो गया 3599। ये देखने और ये सोचने का जो तरीका होता है ना, थॉट प्रोसेस, इसी को कहते हैं। और ये भी आपकी मदद करता है आपके सिलेक्शन में कि आप प्रश्नों को कैसे सोचते हो। प्लस उसके बाद जब थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अच्छे ढंग से, तो आपकी अप्रोच भी अच्छी हो जाती है सवालों को करने के। नहीं तो इसी एक छोटे से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसेंगे और उन्हें लगेगा अरे इतना कठिन काम है, जबकि 2 डिजिट का एक सिंपल कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाई कैलकुलेशन जो कि इन सब का बेस होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी अप्रोच का, सबका जो बेस है वो है कैलकुलेशन वाला हिस्सा। आपको कैलकुलेशन में किन किन चीज़ों पर काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, मेरे साथ डेली 3:30 बजे वाली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप YouTube पे जो फ्री क्लास मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप जरूर उपस्थित रहा करिए। चलिए मैं बात करता हूँ कि कैलकुलेशन पर किन किन चीज़ों पर काम करना होता है। कैलकुलेशन को तेज करने का जो रामबाण उपाय है ना, वो सिर्फ ये है कि आपको इन जो लिस्टिंग में ये चीजें लिखी हुई ना, इस पे काम करना है। सबसे पहला काम करना है आपको टेबल पर। टेबल का मतलब होता है पहाड़े। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, पहाड़े याद करने से क्या काम हो जाता है। आपको पहाड़े कई जगह ऐसी जगह से उस पर दिखते हैं कि आप अच्छे से काम कर सकते हो। सपोज करिए कि मैंने आपको बोल दिया कि 222 को आपको 37 से डिवाइड करना है। अब कई सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि अरे ये कैसे होता है। आपको ये समझना होगा, अगर आपको 37 की टेबल याद है ना, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि 6 गुना है। तो ये टेबल वाला हिसाब कम से कम मेरे भाई आपको 1 से लेकर 37 तक की टेबल तो याद ही होनी चाहिए। बल्कि 37 क्या, मैं इतना बोलूँगा, 37 तो मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक की टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और टेबल पर काम करने से अच्छा ये होता है कि आपके पास कभी आप जब नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, तो उसमें प्राइम नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इससे बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम टेबल याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक की। अब कई सवाल ऐसे होते हैं, देखिए मैं ये मानता हूँ ना कि 1 से 12 तक की टेबल जो है वो सभी बच्चों को याद होती है।
तो आपको 1 से नहीं शुरुआत करनी है, आपको शुरुआत करनी है 13 के टेबल से, जहाँ से प्राइम नंबर के एक अच्छे टेबल की शुरुआत होती है। 11 का टेबल लगभग सभी को याद होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 12 तक के टेबल आपको आसानी से सबको याद होंगे। आपको 13 से लेकर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 30 तक के टेबल आसानी से याद होने चाहिए। अभी अगर मैं बोल दूँ कि आप 19 का टेबल सुना दीजिए कि 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 19 पच्चीस 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नवे 171, 19 दिया में 190। लेकिन आप में भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको ये याद नहीं होगा। आपसे अगर 23 की टेबल पूछ लें, आपने 37 की टेबल पूछ लें, आपको टेबल याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। टेबल हमेशा 5 तक याद की जाती है, उसके बाद उससे काम बना लिया जाता है। मान लीजिए आपको 23 की टेबल है कि 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौको 92, 23 पचे 115। आपको सिर्फ 5 तक की टेबल याद रखनी है। अब कहीं जरूरत पड़ गई कि आपको लिखना है 23 गुणे 6, तो भाई 23 तिया 69 होता है, इसका 2 गुना कर दीजिए तो आपको 23 गुणे 6 मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 178। आपको जरूरत पड़ गई कि भाई 23 अट्ठे लिखना है, 92 का 2 गुना कर दीजिए, 184 हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होती है? जब दोनों नंबर प्राइम होते हैं। मान लीजिए 23 गुणे 7 करना था, तो ये हो जाता है 161। तो टेबल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। टेबल आपको जरूर याद करनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन को अपनी तेज करना चाहते हैं ना, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको इस टेबल वाले हिस्से पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। दूसरा है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना होता है। जोड़ने के भी कई सारे तरीके होते हैं, घटाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। इसी एडिशन में एक अगला पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब आप सोच रहे होंगे सर जोड़ने में ऐसा कौन सा वो है जो वो होना चाहिए, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि जोड़ने की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। देखना ध्यान से। यहाँ पर एक संख्या लिख दी मैंने, यहाँ पर लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 12। ठीक, मैंने इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा 8 7 15, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा 10 12 22, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा 10 7 17, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा 20। ऐसे आप जानते हैं छोटी छोटी चीज़ें जब करके लिखोगे ना तो ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने इन तीनों को जोड़कर यहाँ लिखा तो 15 7 22 8 30 हो गया। फिर मैंने इन तीनों को जोड़कर यहाँ लिखा 22 12 22 10 32 32 12 हो जाएगा आपका 44। कितना हो जाएगा? 44। इन दोनों को जोड़कर आप बताएंगे तो आपके पास 74 हो जाएगा। इसी तरीके से ना आप छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी अगर जोड़कर काम करते हैं, कैलकुलेशन पे काम करने के यही सबसे अच्छे तरीके होते हैं। पहला काम है आपके पास टेबल पर काम करना, दूसरा काम है आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे काम करना। इसके लिए जो सबसे अच्छे रिसोर्सेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी इन चीज़ों को मजबूत कर सकते हो। आप क्लास सेकंड से लेकर बल्कि थर्ड से लेकर 5th तक के छोटे बच्चों की बुक उठा लीजिए जिसमें छोटे छोटे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। आप उनको विदाउट पेन सॉल्व करना शुरू करिए। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा काम है, लेकिन ये काम करना और इसको शुरू करना और कंटिन्यू करना ये बड़ी बात होगी। जो बच्चा डिटर्मिनेशन के साथ इस काम को करता रहेगा आगे, उसको ये जो चीज़ें हैं ना कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, इन सारी चीज़ों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। ये आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी कुछ नंबर से कभी कुछ नंबर से सिलेक्शन रुकेगा और ये दिक्कतें आएंगी। तीसरा काम करना है आपको मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन भी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें कई सारे बच्चे हमेशा फंसते हैं, और क्योंकि फंसते हैं तो उनको हमेशा ये दिक्कत होती है कि अरे काम कैसे होगा। देखने का नज़रिया होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 209 में 211 का गुणा करना है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, अरे 209 में 211 का गुणा करना तो बहुत कठिन है। देखने का एक अंदाज, देखने का एक नज़रिया आपको सवालों के साथ बदलना होगा। ये क्या लिखा है भाई? ये लिखा है 210 माइनस 1। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 210 प्लस 1, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी। 210 का स्क्वायर कर लोगे तो 21 का स्क्वायर 441 होता है -1। घटा के आपको लिख देना है तो आपका आंसर बन जाएगा 4409। तो ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं। इसी तरीके छोटी छोटी कैलकुलेशन जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ 79 × 63 क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने लिख दिया मान लीजिए 63 × 67 क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने लिख दिया आपसे 65 × 79 क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो अभी 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको करनी है। मान लीजिए यहाँ पर लिख गया कि 325 गुणे में 600, 325 गुणे या मैं लिख देता हूँ 64, तो आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा।
अब कई बार इन सवालों में ही बच्चों को समस्या हो जाती है। देखिए मैं आपको छोटी सी चीज़ें और बताता हूँ कि आपको इस चीज़ों को कैसे देखना होता है। ये आप जरूर नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। सपोज करिए कि मैंने आपसे पूछा मेरे भाई कि आप मुझे बता 64 गुणे मान लीजिए 25 लिखा है। अब बच्चों को समस्या आई कि अरे कैसे गुणा होगा, तो कोई समस्या नहीं है। देखिए आप क्या करो कि आप इसको आधा कर दो, ये हो गया 32, और इसको 2 गुना कर दो, ये हो गया 50। अब इसका मतलब ये है कि जो आंसर 64 गुणे 25 करने से आएगा वही आंसर 32 गुणे 50 करने से आएगा। लेकिन अब देखने के सवाल को नज़रिया ही अलग हो गया। इसको जब आप देख रहे थे तो ये आपको कठिन लग रहा था, जिन बच्चों को 25 का टेबल नहीं है उनको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये आपको सरल लगेगा क्योंकि 5 का गुणा करना है। 32 पंचे 160, एक जीरो आ गया और लगा दोगे 1600। तो ये सब थॉट प्रोसेस का कमाल है, ये सब वर्किंग का कमाल है कि अगर आप वर्क करोगे इस पर सारी चीज़ों पर तो आप अच्छा कर पाओगे। तीसरा बात होती है डिवीज़न पर। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी मैथ्स में काम करता है, डिवीज़न वाला। और इसमें डिविजिबिलिटी के तमाम सारे नियमों से इस चीज़ को आगे सीखा जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि 59/31 लिखा है, आंसर क्या होगा। कई सारी बार ऐसे आते हैं ना कि आपको ऐसी डिविजिबिलिटी देखने को मिल जाती है और आपको काम करना ही होता है क्योंकि ये कैलकुलेशन का आपकी हिस्सा होता है। अब आप कोई सवाल कर रहे हो, सवाल में आखिरी का स्टेप यही है, तो अब आपको ये करना होगा और इसी से आपके आंसर को लगाना होगा। तो इस पर भी आपको काम करना है। इस पर काम कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्वायर रूट आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 1 से लेकर 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये आपको याद ही होने चाहिए, मतलब इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि ये अगर नहीं भी याद करेंगे तो काम हो जाएगा। निकालने की बहुत सारी तरीके हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बता रखे हैं कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए और कम से कम 1 से 21 तक के क्यूब याद ही होने चाहिए अगर आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो और ये जो एक आध नंबर से रुकने वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहते हो। तीसरी बात आती है ट्रिपलेट वाला सेक्शन। ट्रिपलेट वाला सेक्शन मेंसुरेशन में इतना काम करता है, मेंसुरेशन में और अलजेब्रा में, तो आपको ट्रिपलेट पर भी फोकस रखना होगा। साथ ही में एक ऑप्शन होता है डीएस लिखा है, डिजिट सम। आपकी पूरी अर्थमेटिक और पूरी एडवांस का एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपको बहुत मदद करता है कैलकुलेशन को कम करने में। लेस कैलकुलेशन को करने के लिए डीएस एक ऐसा रास्ता है जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपने इन सब चीज़ों पर वर्क नहीं किया है तो आपको क्या काम करना होगा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अपने बैचेस में क्या क्या पढ़ा रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है लेक्चर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पूरा का पूरा चीज़ें मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ ऐसा पढ़ा रखा है कि आपको मज़ा आ जाएगी। लेक्चर डिवीज़न कॉन्सेप्ट, क्या डिवीज़न कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम चीज़ों को देख के डिवीज़न कर सकते हैं, कब हमारे पास अगर प्राइम नंबर के डिवीज़न है, भाज्य संख्याओं का डिवीज़न है तो उसको कैसे करना है, सारी बातें। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लाई को हम लोग कैसे कर सकते हैं, वैदिक गणित का इन सब में क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी बातें, ठीक है। साथ ही में एप्लीकेशन ऑफ एडिशन आपको दिख रहा होगा। एप्लीकेशन ऑफ टेबल, टेबल में एप्लीकेशन क्या होती है, कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो कि पेपर में क्वेश्चंस में आपको दिखने चाहिए, दिखते ही उन पर आंसर करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये वो नंबर है जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं, मतलब ये वो नंबर है जिस पर सवाल आपके बनते हैं। उसके बाद आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें मैंने अपने उसमें बता रखी हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस पेड कोर्स में इनरोल नहीं किया है, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को आपको बताऊं, लेकिन अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये फिर आपके लिए ज़रूरी है। आप हमारे इस फाउंडेशन बैच में इनरोल करिए। आपको ये 999 का जो कोर्स है मात्र और मात्र 299 रुपये में मिलेगा और इसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, एक एक चीज़, जिससे आप अन्य मतलब भविष्य में कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं या मेरा इस बार सिलेक्शन रुक गया है। तो एक बार इन्वेस्ट करिए, अच्छी जगह करिए और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। विश्वास मानिए, ये सिर्फ थंबनेल नहीं है, ये वो चीज़ है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। करना क्या है आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करके डाउनलोड करना है और वहाँ पर जो कूपन कोड लगाना है, जिस कूपन कोड से आपको ये 999 का जो कोर्स है मेरे भाई, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में मिलेगा। ये है AD10। कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये कोर्स का दाम महंगा है, फिर से मैं यहाँ पर कूपन कोड लिख रहा हूँ AD10।
AD10, ये कूपन कोड लगाना ही लगाना है। साथ में अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट का नंबर लिख देता हूँ ताकि आप उस जानकारी को वहाँ से अच्छे से प्राप्त कर पाएँ। 6393125760। इसके अलावा एक नंबर आपको और लिख देता हूँ 8574389172। और इसके अलावा मैथ्स के इस कॉम्बाइंड बैच के अलावा भी इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी आप देख लो। क्लास और क्वेश्चन की PDF, बाइलिंगुअल कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट, मतलब कि हर वो चीज़ जो आपके पेपर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी कंप्लीट इसमें मिलने वाली है, बेस्ट अप्रोच और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासतौर पर ALP, JEE, RPF की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास माई पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से तमाम बैचेस हैं जिसको आप ले सकते हो। अगर आप ALP एंड टेक्नीशियन फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हो तो CBT1 और CBT2 का कंबाइंड बैच आपको मात्र 864 में मिल जाएगा। केवल CBT1 का बैच 399 में मिलेगा, जिसमें RRB JEE का जो फाउंडेशन बैच है सिर्फ CBT1 के लिए वो आपको 399 में मिल सकता है। RPF का जो फाउंडेशन बैच है 399 में है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो कोर्स आपको 399 में मिल जाएगा। मैथ स्पेशल कोर्स इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लो, ये मात्र आपको 299 में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। साइंस स्पेशल का बैच आपको 399 में मिलेगा, जबकि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस का जो कॉम्बो पैक है वो आपको मिल जाएगा 599 में। कितने में? 599। और सभी के लिए आपको जो कूपन कोड इस्तेमाल करना है मेरे भाई, वो इस्तेमाल करना है AD10, अन्यथा फिर आपको ये जो डिस्काउंट है ना ये नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और इस कूपन कोड के माध्यम से ही आपको ये सारे कोर्सेज पर एक भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। नंबर मैंने लिख दिया है। अब किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, अब ये सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन करना जरूरी है। ये भविष्य की और प्रेजेंट की दोनों की रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद।